तत्सम शब्द। तत्सम तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात यहाँ उससे तात्पर्य संस्कृत के समान। हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कलम, पुस्तक, शिक्षा, विद्वान, उन्नति। तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द। जिन शब्दों के स्रोत अज्ञात हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्दों का मूल सामान्यतः जन भाषाओं में होता है, जैसे पकड़ी, झोला, लोटा, खाट, झाड़ू। आगत या विदेशी शब्द। आगत शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द समा गए हैं। उदाहरण के लिए अरबी के हैं हलवाई, दुकान, किताब, कुर्सी, आदमी, औरत। फारसी के हैं आवारा, मजदूर, चेहरा, चश्मा, चालाक। तुर्की है चम्मच, चाकू, कुली, लाश, दरोगा। पुर्तगाली है पपीता, संतरा, बाल्टी, बोतल, गमला। फ्रांसीसी है फ्रांस, अंग्रेज, कूपन, कारतूस, कर्फ्यू। संकर शब्द। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अरबी, हिंदी फारसी आदि के शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी प्लस गाड़ी हिंदी। सीलबंद, सील अंग्रेजी प्लस बंद हिंदी, बंद फारसी। पानदान, पान हिंदी प्लस दान फारसी। रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हो और अपने में पूर्ण हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आम, पान, नाक, कान। यौगिक शब्द। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेनापति, सेना प्लस पति, अनुशासन, अनु प्लस शासन। योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन शब्द का अर्थ 10 सिरों वाला होता है, किंतु यह रावण के लिए रूढ़ है। अन्य योग रूढ़ शब्द लंबोदर, त्रिदेव, पीताम्बर आदि। अब उपसर्ग। वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सु प्लस पुत्र सुपुत्र, कै प्लस पूत कपूत। भेद। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग। ये उपसर्ग संस्कृत से आए हैं और तत्सम शब्दों में ही लगते हैं। विशेष अति, अधि, अनु। उपसर्ग है अति, अत्याचार, अत्यधिक, अतिवृष्टि। अधि, अधिकार, अध्यात्म, अध्याय। अनु, अनुज, अनुशासन, अनुगामी। तद्भव उपसर्ग। ये उपसर्ग संस्कृत के तत्सम शब्दों से ही विकसित हुए हैं। स्पेशल है आधा उनको दो। अध, अधपका, अधखिला, अधमरा। उन, 59, 29, 49। दुह, दुर्बल, दुर्दांत, दुष्कर्म। आगत उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के शब्दों के आने के साथ साथ विदेशी भाषाओं से के कुछ उपसर्ग भी हिंदी में आ गए हैं। जैसे विदेश से आया, खुशकिस्मत, बदसूरत, नालायक। अब बात करेंगे खुश, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश मिजाज। बद, बदसूरत, बदतमीज, बदनाम। नादान, नालायक, नाराज। प्रत्यय। वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्वित। कृदंत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण है पढ़ाई सुन के विकास रोना। लेख प्लस अख, लेखक। अब आते हैं आई, लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई, रुलाई। आस, विकास, प्यास, गिलास। ना, खाना, पीना, रोना, सोना। तद्वित प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पागल, भलाई करना, धनवान का पागलपन। आई, भलाई, बुराई, चतुराई, पंडिताई। पन, पागलपन, बचपन, लड़कपन। वान, धनवान, भाग्यवान, मूल्यवान, गुणवान। अब संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है।
भेद, संधि के 3 भेद बताए गए हैं जो इस प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल के कारण जब एक या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि स्पेशल है। भानु कवि ने शिवालय पर दीर्घ कविता लिखी, इसे से निकालें। जब हस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद क्रमशः हस्व या दीर्घ ए ई उ आते हैं तो दोनों ध्वनियां मिलकर क्रमशः बड़ा आ ई उ में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, शिव प्लस आलय शिवालय। गुण संधि, जब ए स्पेशल है। सूर्योदय के बाद देवेंद्र गुण सीखने महर्षि के पास गया। जब ए या आ के बाद हस्व या दीर्घ ई उ या री स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि स्पेशल है। सदैव वनौषधि में वृद्धि होगी। जब ए या आ के बाद यदि ए या बड़ा ए हो तो दोनों मिलकर बड़ा ए तथा ओ या बड़े ओ के हो तो दोनों मिलकर बड़ा औ हो जाते हैं। जैसे सदा प्लस एव सदैव, वन प्लस औषधि वनौषधि। यण संधि स्पेशल है। यण के अन्वेषण का स्वागत करने वाले प्रत्येक पर प्रत्युपकार हो। जब ई बड़ा ई ऊ बड़ा ऊ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, ऊ का व तथा री का र हो जाता है और पहले शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। जैसे अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, सु प्लस आगत स्वागत, प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। अयादि संधि, इसमें नयन गायक के नयन, ए प्लस ए अय, जैसे ने प्लस अन नयन। बड़ा ए प्लस ए बराबर आय, जैसे ग प्लस अक बराबर गायक। समास, दो अथवा अधिक शब्दों के मध्य की विभक्तियों अथवा लगाव के शब्दों का लोप होकर जिस शब्द का निर्माण होता है वह समासिक पद कहलाता है। शब्दों के संयोग को समास की संज्ञा दी गई है। उदाहरण के लिए दुख सुख, दुख और सुख। उपरोक्त उदाहरण में और शब्द का लोप करके दुख सुख शब्द की रचना की गई है। भेद, समास के 6 भेद होते हैं। डीडी का टीबी, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। सबसे पहले द्वंद्व समास। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, भला बुरा, भला और बुरा। द्विगु समास, जिन समासों का पूर्व पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है। जैसे तिरंगा 3 रंगों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे नील कमल, नील रंग का कमल, कमल नयन, कमल के समान नयन, महाराजा, महान राजा। अव्ययी भाव समास, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक, प्रत्येक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में पदों के बीच में आने वाले परसर्गों जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। जैसे पुस्तकालय, हस्तलिखित, ध्यानमग्न में देखेंगे। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। बहुब्रीहि समास, इस समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत देते हैं। अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ और दशानन में नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। दशानन, दश प्लस आनंद, दश है आनंद जिसके रावण। संधि और समास में अंतर, संधि में स्पेशल करेंगे दो वर्ण तत्सम पद। संधि में 2 वर्णों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है। संधि के लिए 2 वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है। समास को इस मेल अथवा विकार से कोई मतलब नहीं है।
संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास का विग्रह होता है। हिंदी संधि तत्सम पदों में ही होती है। समास संस्कृत, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पद में होता है। अब संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। भेद, संज्ञा के प्रमुख 5 भेद होते हैं। स्पेशल लो, डी गोस्वामी है सोने की गहरी खान। सबसे पहले डी से व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पटना, गीता। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, फ्रॉम गोस्वामी से लिया। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों और स्थान आदि की पूरी जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नाम, बटन, पुरुष, मोर, मकान, पहाड़, देश। द्रव्यवाचक संज्ञा, सोने से लिया है इसे। जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, ऊन। अब आता है गहरी से लेते हैं, गहरी। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दशा या भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, क्रोध, लंबाई, गहराई, बचपन, बुढ़ापा। खान से रहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह, समुदाय या झुंड का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, पुलिस, सेना, परिवार। अब सर्वनाम, संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। भेद, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। स्पेशल है, पुरुष ने निजी संबंध के बारे में प्रश्न पूछने का निश्चय किया। पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें। मध्यम पुरुष, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हें, आप, आपको। अन्य पुरुष, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे आदि। अब निजी से आते हैं निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निजत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे अपने आप, खुद, स्वयं आदि। अब संबंध से आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। अब आते हैं प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, कब आदि। अब आते हैं निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए नहीं किया जाता, जैसे कुछ, कोई आदि। अब आते हैं क्रिया, ऐसे शब्द जिनसे काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। भेद, कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, जैसे सीता गाती है, राम खाता है। सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है, जैसे राम ने खाना खाया। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं, जैसे राम ने खाना खाकर पानी पिया। विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे वह लड़का काला है, वह लड़की गोरी है। विशेषण के भेद हैं, 4 भेद हैं। स्पेशल है, उस कमजोर को कुछ लड़कियां 10 लीटर दूध दे गई। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है, ऐसा आदमी नहीं देखा। अब है कमजोर से गुणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कमजोर औरत गिर गई, भारतीय युवक को पुरस्कार मिला। अब आता है कुछ से संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे पहला मकान मेरा है, कुछ लड़कियां खेलेंगी। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब है 10 लीटर से परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे
10 किलो आटा दीजिए, 5 लीटर दूध खरीदो, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब है अव्यय। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जब, तब, लेकिन, किंतु, परंतु आदि। अब है भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं। इसमें स्पेशल देख रहे हैं, छी, यहाँ पेड़ के पीछे राम और श्याम ही हैं। छी से बात करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। जो पद विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, जैसे वाह, छी, शाबाश, अरे। अब है यहां से क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया विशेषण, जो पद क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, जैसे यहां, कब, तेज, अधिक। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। इसमें स्पेशल आएगा, आजकल खूब तेज दौड़ते हो वहां, आजकल खूब तेज दौड़ते हो वहां, आजकल से। कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण, जो पद क्रिया के समान क्रिया के समय की विशेषता बताता है, जैसे कब, आजकल, प्रतिदिन इत्यादि। और खूब से। परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण, जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण का बताए, जैसे अधिक, कम, खूब आदि। तेज से। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है, जैसे तेज, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक इत्यादि। और वहां से। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो पद क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहां, वहां, कहां इत्यादि। अब आते हैं के पीछे से। संबंध बोधक अव्यय, जो पद वाक्य में किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य संबंध अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे के पास, के पीछे, के आगे, की ओर। अब आता है और से। समुच्चय बोधक या योजक अव्यय, जो पद 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे और, की, अथवा, क्योंकि। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, 2 या अधिक समान शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ने वाले अव्यय को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे और, तथा, अथवा आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, किसी वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है, जैसे की, क्योंकि, अन्यथा आदि। अब है ही से आता है निपात, जो पद किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करते हैं, निपात कहलाते हैं, जैसे राम ही कल जाएगा, तुम्हें राम भी जानता है। अब संघ की राजभाषा नीति, इसके अंतर्गत संविधान का भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 आता है। भाग 5, इस भाग के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। भाग 6, इस भाग के अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्यों के विधानमंडलों में कार्य उन राज्यों की राजभाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। भाग 17, संघ एवं राज्य की राजभाषा संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति के गठन का उल्लेख। 345, राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे हिंदी या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं को राजभाषा घोषित करें। 346, 2 या अधिक राज्य आपसी सहमति से अपने बीच पत्रादि हेतु हिंदी को राजभाषा घोषित करें। 351, संघ को हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। अब राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967, यह अधिनियम उन भाषाओं का उल्लेख करता है जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसदीय कार्य, केंद्रीय व राज्य अधिनियमों तथा उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाई जाती है। स्पेशल है इसमें, अंग्रेज मंत्रालय में 15 वर्ष हेतु हिंदी अंग्रेजी के प्रयोग का एक्ट। अब बात करते हैं अंग्रेज से। संघ एवं ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, पत्रादि के प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होगी। मंत्रालय से बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रालयों, निगमों के मध्य पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होगा। 15 वर्ष से बात करते हैं।
संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के राजकीय परियोजनाओं एवं संसदीय कार्य व्यवहार में होता रहेगा। हिंदी अंग्रेजी से बात करते हैं। ऐसे दो राज्य जिनमें से एक राजभाषा के रूप में हिंदी स्वीकारता है जबकि दूसरा नहीं, पत्रादि के परियोजनाओं हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों प्रयुक्त होंगे। एक्ट से बात करते हैं। केंद्रीय अधिनियम सहित किसी आदेश, नियम, विधि या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अब है राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987। प्रावधान स्पेशल करेंगे। श्रेणीवार वर्गीकरण हुआ। वर्गीकृत राज्यों में केंद्रीय कार्यालयों की भाषा तय हुई। कर्मचारी के आवेदन की भाषा तय, कर्मचारी के टिप्पण की भाषा तय, कर्मचारी की हिंदी में प्रवीणता का अर्थ, प्रवीण के साहित्य की भाषा। अब आता है श्रेणीवार वर्गीकरण। भारत के समस्त राज्यों को क, ख और ग में विभक्त करके यह सुनिश्चित किया गया कि इनके मध्य पत्रादि का माध्यम हिंदी होगी या अंग्रेजी। क हिंदी थी, इसमें क में बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, अंडमान निकोबार। ख हिंदी अंग्रेजी गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। ग में अंग्रेजी अन्य सभी। इसके बाद वर्गीकृत राज्यों में केंद्रीय कार्यालयों की भाषा। क, ख एवं ग के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। हिंदी या पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे। अब कर्मचारी के आवेदन की भाषा। कोई कर्मचारी आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। यदि आवेदक चाहता है कि उत्तर हिंदी में मिले तो हस्ताक्षर हिंदी में करना होगा। अब कर्मचारी की टिप्पणी भाषा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में कोई कर्मचारी टिप्पण हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है तथा उससे दूसरी भाषा में इसके अनुवाद की अपेक्षा नहीं की जाएगी। कर्मचारी की हिंदी में प्रवीणता। कर्मचारी की हिंदी में प्रवीणता का अर्थ है मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण हो, स्नातक या स्नातकोत्तर में हिंदी वैकल्पिक विषय हो। अब प्रवीण का साहित्य भाषा। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं तथा अन्य साहित्य हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाएंगे। अब है मुहावरे और कहावत में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश है। स्पेशल अब बात करते हैं। स्वतंत्र वाक्यांश का कोई उद्देश्य विधेय नहीं होता लेकिन फल चमत्कारी होता है। बात करते हैं स्वतंत्र से। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता जबकि कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। वाक्यांश से बात करते हैं। मुहावरा वाक्यांश है जबकि कहावत वाक्य है। उद्देश्य विधेय से बात करते हैं। मुहावरे का उद्देश्य तथा विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता इस मुहावरे में, जबकि उद्देश्य तथा विधेय का पूर्ण विधान होता है कहावत में। बात करते हैं फल का। मुहावरे में फल से कोई संबंध नहीं जबकि कहावत में फल से संबंध होता है। और चमत्कार का। मुहावरे का प्रयोग अर्थ चमत्कार उत्पन्न करके साधारण अर्थ को प्रभावशाली बनाने हेतु होता है। कहावत का प्रयोग कथन के समर्थन या पुष्टि या विरोध या खंडन हेतु होता है। मुहावरे को माध्यम की आवश्यकता नहीं, कहावत को माध्यम की आवश्यकता। मुहावरे को माध्यम की आवश्यकता होती है, कहावत को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आता है स्लोगन लेखन। बात करते हैं पेड़। स्पेशल बात करते हैं वर्षा के बाद हरियाली में जीवन ने खुशहाली से सांस ली। अब बात करते हैं वर्षा से। पेड़ वर्षा लाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, हरियाली से। जहां हरियाली वहां खुशहाली, या वृक्ष लगाओ हरियाली लाओ। जीवन से। पेड़ है जीवन का आधार, इसको मत काटो यार, खुशहाली। जहां हरियाली वहां खुशहाली। सांस से। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। अब आता है प्रदूषण। स्पेशल बात करते हैं। जीवन ने दोबारा नारा दिया, कसम खाओ प्रदूषण हटाओ। जीवन ने दोबारा से। नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। नारा से। हम सबका एक नारा, प्रदूषण मुक्त हो देश हमारा। कसम से। आओ मिलकर कसम ये खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं। प्रदूषण हटाओ से। प्रदूषण हटाओ पर्यावरण बचाओ। जनसंख्या। स्पेशल चित्र देखेंगे। छोटा परिवार सुखी परिवार। जनसंख्या पर रोक लगाओ, विकास की धार बढ़ाओ। कम बच्चे छोटा परिवार, यही है प्रगति का आधार। सुखी जिंदगी का आधार छोटा और स्वस्थ परिवार। भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचारियों खबरदार, हिंदुस्तान है तैयार। देश को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। कदम कदम बढ़ाया जा, भ्रष्टाचार मिटाया जा, देश को बचाया जा। स्वच्छता से। स्पेशल है नारा ठाना, दवाई फॉर स्वस्थ भारत। नारा। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। ठाना।
हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। दवाई, सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। अब आते हैं महिला सशक्तिकरण में। इसमें स्पेशल चित्र देखना फिर। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। इसमें स्पेशल बात करी जाएगी आकाश, शक्ति, बराबरी, सम्मान। आकाश की बात हो गई। शक्ति, जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों कहे नारी को कहे बेचारी। बराबरी, बराबरी का साथ निभाए महिलाएं अब आगे आए। सम्मान, नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। अब है जल। इसमें स्पेशल है कल का अनमोल रतन, संरक्षण जरूरत भी कर्तव्य भी। जल है तो कल है, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। जल ही जीवन है, जल संरक्षण जरूरत भी कर्तव्य भी। बेटी बचाओ में आते हैं। स्पेशल है कल कुदरत का उपहार मिला सरल मुनिया। कल, बेटी है तो कल है, कुदरत का उपहार, बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का इसको दो उपहार। सरल, बहुत सरल है पेट में करना मुझ पर मार, हिम्मत है तो एमा मुझको पैदा करके मार। मुनिया, चाहे मुन्ना हो चाहे मुन्ना चाहे मुनिया, एक ही बच्चे की प्यारी दुनिया। साक्षरता, इसमें बात करते हैं स्पेशल इंडिया की साक्षर शिक्षित माता। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, नारी हो या नर सब बने साक्षर, शिक्षित माता सही विधाता। अब है मानकीकरण में आते हैं। भाषा का मानकीकरण। भाषा के मानकीकरण का अर्थ है भाषा का बोलचाल के स्तर से उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना। लिपि का मानकीकरण में चलते हैं। हिंदी की अपनी लेखन पद्धति है, इस लेखन पद्धति को देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में 11 स्वर तथा 35 व्यंजन होते हैं। स्वर स्वयं उच्चारित होने वाले वर्ण ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, दि और ओ। अनुस्वार है अंक और विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग को स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ये दोनों पूर्ववर्ती स्वर के साथ ही उच्चारित हो सकते हैं। अनुस्वार चिन्ह का अड़, यूं, अण, न, में के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। विसर्ग चिन्ह का प्रयोग स्वर या उसकी मात्रा के ठीक आगे होता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है, तद्भव में नहीं। व्यंजन, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। कचट तप, कैवर कह गै है अड़, च, छ जय झ, यूं, ट डैड है अण, तय वर्ग तय थ दै ध न, पै वर्ग पै फै बै भै मैं। और ड और ढ द्विगुण व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है यर लव। ऊष्म व्यंजन है श, स है। संयुक्त व्यंजन है छत्र ज्ञश्र। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञश्र भले ही वर्णमाला में दिए जाते हैं, किंतु ये एकल व्यंजन नहीं है, वस्तुतः ये वर्णों के संयोग है। उच्चारण का मानकीकरण, मुख्यतः उच्चारण के 7 स्थान होते हैं, जो क्रमशः हैं नासिका, ओष्ठ, दंत, जिह्वा, तालु, मूर्ध्या और कंठ। अब बात करते हैं नासिका। नासिका से ड़, यूं, ण, न, में, वही 5वें लास्ट वाले। उसके बाद है ओष्ठ से पै वर्ग। उसके बाद है दंत से तय वर्ग। फिर है जिह्वा से सभी वर्ण। फिर है तालु से च वर्ग। फिर है मूर्ध्या से ट वर्ग। और फिर है कंठ से क वर्ग। अब आते हैं वर्तनी का मानकीकरण। किसी भी भाषा और उसकी लिपि की स्थिरता और प्रचार प्रसार की सुगमता के लिए उसकी वर्तनी का मानकीकरण होना अनिवार्य है। वर्तनी में एक रूपता स्थापित करने के उद्देश्य से हिंदी और वर्तनी का मानकीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। स्पेशल बात करते हैं पहले। आपको ये खाकर डॉक्टर के महान माता पिता को पत्र लिखना चाहिए। आपको से आता है हिंदी में विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिए जाएं। जैसे राम ने कहा, तुमसे मैंने आपको विभक्ति चिन्ह। अपवाद, यदि सर्वनाम के साथ 2 विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला सर्वनाम के साथ मिलाकर दूसरा अलग लिखा जाता है। इनमें से उसके लिए
अब खाकर से बात करते हैं। प्रत्यय कर क्रिया के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे खाकर, पीकर। अब डॉक्टर से बात करते हैं। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग करने पर आ की मात्रा पर अर्धचंद्र का प्रयोग होगा, जैसे कॉलेज, डॉक्टर। अब महान से बात करते हैं। संस्कृत मूलक नहीं, जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत का चिन्ह लुप्त हो चुका है उन्हें उनमें हलंत नहीं लगाया जाए, जैसे जगत, विद्वान, महान। हलंत न लगे, किंतु संधि की स्थिति में उन्हें हलंत रूप में ही लिखना होगा। अब बात करते हैं माता पिता से। द्वंद्व समास के पदों के बीच योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे राम, लक्ष्मण, माता पिता। सा और जैसा के पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तुम सा, आप जैसा। अब चाहिए से, यह वह की श्रुति वाले रूपों का त्याग किया जाए और इनके स्थान पर सीधे स्वर वाले रूप लिखे जाएं, जैसे चाहिए लिखिए। अब है देवनागरी लिपि। इसमें देखेंगे गुण, दोष और किए गए सुधार। गुण में स्पेशल है संकेत के, नाम के उच्चारण में एकमात्र भ्रम ही इसकी महानता है। संकेत से, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत। नाम से, जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम। उच्चारण से, उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता, एकमात्र से। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि। भ्रम से, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं। दोष में, इनके समांतर। संकेत से, कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण मुद्रण में कठिनाई। नाम से, शिरोरेखा प्रयोग अनावश्यक अलंकरण हेतु। उच्चारण से, द्रुत लेखन संभव नहीं क्योंकि लेखन में बार बार हाथ उठाना पड़ता है। एकमात्र से, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का लेखन वर्ण से पहले पर उच्चारण वर्ण के बाद। भ्रम से, समरूप वर्ण ख में रै वै का, घ में ध का, मैं में भय का भ्रम होना। अब सुधार ऐसे ही लेंगे। सुधार संकेत से, बाल गंगाधर तिलक का तिलक फॉन्ट। और नाम से, सावरकर बंधुओं की एक ही बार खड़ी है, नाम लिखो मजे से में। और भ्रम से, श्याम सुंदर दास का पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव। और एक मात्र यानी कि ई की छोटी की मात्रा वाला गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव। द्रुत लेखन के लिए नागरी लिपि सुधार समिति, काशी नागरी प्रचारणी सभा और शिक्षा मंत्रालय के प्रयास। हिंदी का कंप्यूटरीकरण विकास यात्रा। भाषाई कंप्यूटिंग कंप्यूटर विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज के कंप्यूटर युग में किसी भी भाषा का विकास कंप्यूटरीकरण के बिना संभव नहीं है, तो हिंदी भी इसका अपवाद नहीं है। 80 के दशक में कंप्यूटिंग की दुनिया में प्रवेश से लेकर आज हिंदी ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। सर्वप्रथम 1977 में हैदराबाद की ईसीआईएल नामक कंपनी ने फोर्ट्रान नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा। इसके पश्चात इसी तरह की कई और कंपनियों ने तथा राजभाषा विभाग ने सॉफ्टवेयर, शब्दरत्न, अक्षर, सुलेख तैयार किए, किंतु कमी लेजर मुद्रण योग्य नहीं, अक्षरों की बनावट में अंतर। महत्वपूर्ण कदम 1984 में सीडैक द्वारा जीआईएसटी कार्ड तकनीक का विकास। इसे कंप्यूटर पर लगा देने से आंकड़ा संसाधन कार्यक्रम समेत अनेक अन्य कार्य हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में संभव है। हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की दिशा में प्रयास। मोदी ज़ेरॉक्स ऐसी फोटोकॉपी मशीन जो अंग्रेजी के पाठ को हिंदी में फोटोकॉपी करती है। इसके अलावा लीला सॉफ्टवेयर बच्चों और विदेशियों को हिंदी का ज्ञान देने हेतु। हिंदी कंप्यूटरीकरण हेतु इन क्षेत्रों में प्रयास जारी है। इलेक्ट्रॉनिक हिंदी शब्दकोश, इलेक्ट्रॉनिक बहुभाषी शब्दकोश, स्पेल चेकर, अनुवाद कार्य, नेटवर्किंग। अब बताए हिंदी कंप्यूटरीकरण की समस्याएं। कंप्यूटर खोलते ही हिंदी की कमी देखो क्या आती है। अंग्रेजी भाषा आधारित सिस्टम सॉफ्टवेयर, आंकड़ा संसाधन, हिंदी टाइपिंग की समस्या, यूनिकोड के बारे में जागरूकता का अभाव। अंग्रेजी भाषा आधारित सिस्टम सॉफ्टवेयर। हिंदी का अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हो सका है तथा हिंदी में अभी भी आवश्यक निर्देश डॉस, विंडोज आदि के माध्यम से अंग्रेजी में दिए जाते हैं। इन कार्यप्रणाली को रचना मूलतः रोमन लिपि के लिए की गई थी, अतः अब देवनागरी लिपि हेतु सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। आंकड़ा संसाधन अर्थ दिए गए आंकड़ों के आधार पर गणना करके परिणाम निकालना। इसके लिए अभी तक प्राय फोर्ट्रान, कोबोल आदि कार्यक्रम उपयोग में लाए जाते हैं जो अभी तक अंग्रेजी में है। हिंदी टाइपिंग की समस्या।
हिंदी में सैकड़ों फॉन्ट हैं, पर टाइम्स न्यू रोमन की भांति कोई वैश्विक फॉन्ट नहीं है, अतः कीबोर्ड पर हिंदी नहीं आ पाई है। कीबोर्ड केवल अंग्रेजी में उपलब्ध। यूनिकोड के बारे में जागरूकता का अभाव। यूनिकोड सक्षम सॉफ्टवेयरों के अधिकाधिक विकास की आवश्यकता, अन्यथा दूसरे सॉफ्टवेयर तथा ऑनलाइन सेवाओं में हिंदी में टाइप करते डिब्बे जैसा दिखने लगता है। इस प्रकार हिंदी कंप्यूटर की दिशा में अभी तक कई प्रयास बाकी हैं, तथा एक बार अंग्रेजी की बराबरी करने के बाद हमें अपने उच्चतम स्तर को बनाए रखना भी चुनौती होगी। अब आता है हिंदी भाषा के संदर्भ में कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग। बात करेंगे हिंदी में टाइप, हिंदी में वेब पेज, शब्द संसाधन, आंकड़ा संसाधन, इंटरनेट तथा हिंदी। हिंदी में टाइप, कंप्यूटर में बिना कोई नया फॉन्ट इंस्टॉल किए हिंदी में टाइप करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से इंडिक IME डाउनलोड कर सकते हैं। इससे वे सब काम हिंदी में किया जा सकता है जो अंग्रेजी में होते हैं। जीमेल, याहू, रेडिफ से ईमेल भेजना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड सरी के किसी सॉफ्टवेयर में लिखना, इंटरनेट सर्च तथा ब्लॉगिंग। हिंदी में वेब पेज, इंटरनेट पर हिंदी में वेब पेज बनाने हेतु आजकल कई मुफ्त टूल उपलब्ध हैं। इंटरनेट तथा हिंदी की बात करेंगे अब। स्पेशल है फेसबुक पर समाचार पढ़ा, साहित्य प्लस ज्ञानकोश से नकल मारकर ब्लॉगिंग करके रुपए कमाए। पिछले कुछ समय से यूनिकोड आगमन से इंटरनेट की दुनिया में हिंदी की उपस्थिति बढ़ी है। बात करते हैं अब सोशल नेटवर्किंग में हिंदी। बात करते हैं नेट पत्रकारिता। सभी प्रसिद्ध अखबार अपनी सामग्री, सूचनाएं और लेख हिंदी में उपलब्ध कराने लगे हैं। इसके बाद बात करते हैं साहित्य को समर्पित वेबसाइट है। काव्यालय.com हिंदी की नई तथा पुरानी कविताएं उपलब्ध। आनुभूति.com पद साहित्य को समर्पित। अभिव्यक्ति.com गद्य साहित्य को समर्पित। इसके बाद बात करते हैं ज्ञानकोश, विकिपीडिया, सर्वज्ञ, भारतकोश, विकासपीडिया। ब्लॉगिंग की बात करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करता है तथा अन्य व्यक्ति उस पर समीक्षात्मक टिप्पणियां करते हैं। हिंदी में ब्लॉग्स की संख्या 10,000 से भी अधिक है। प्रमुख है मोहल्ला अविनाश का, फरसतिया अनूप शुक्ला का। अपठित गद्यांश। सर्वप्रथम गद्यांश को पूरा पढ़ लें। जो वाक्य शब्द कठिन लगे उन्हें छोड़ दें तथा पढ़ना जारी रखें। पहली बारी में गद्यांश का सार कुछ कुछ समझ आने लगेगा, अतः दोबारा उसी समझे हुए को आधार बनाकर पुनः गद्यांश पढ़ें। शीर्षक। अवतरण को पढ़ने से जो भाव बार बार टकराता है उसे ही शीर्षक बनाते हैं। भावार्थ। इसके अंतर्गत गद्यांश का लघु रूप मूल के लगभग 1/3 आकार में सरल सुबोध भाषा में देना होता है। इसके लिए सर्वप्रथम गद्यांश को पढ़ें। अब शीर्षक को केंद्र में रखते हुए लेखक के सभी मुख्य विचार बिंदुओं को अलग से हेडलाइन मार लें। इन बिंदुओं को क्रम दें तथा अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। इस संदर्भ में एलिमिनेशन मेथड भी ले सकते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या। सर्वप्रथम देखना होगा कि अंश कितने हैं, उनके कितने कितने अंक निर्धारित है, अंक के अनुसार उसका विस्तार करेंगे। गद्यांश के जिस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है उसके पूर्व और पश्चात की कुछ बातों में निहित भावों का भी व्याख्या में उल्लेखित करना आवश्यक है। मूल भावों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जैसे महालोगों के समसामयिक घटनाक्रम। अब है कालांकित या रेखांकित अंशों के स्पष्टीकरण। इसमें एक तरफ पहला रेखांकित अंश डबल बिंदी और नीचे की लाइन से उसी के साथ व्याख्या। अब है शासकीय पत्र। शासकीय कर्मचारी द्वारा दूसरे शासकीय कर्मचारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शासकीय कार्य के संबंध में शासकीय कर्मचारी को लिखा गया पत्र। अब प्रशासनिक या शासकीय पत्र के प्रकार दो स्वरूप में। प्रथम स्वरूप के हैं पीसीएस की विज्ञप्ति की घोषणा की सूचना निकली, अध्यादेश लाकर इस प्रस्ताव को निविदा में डालकर त्रुटि सुधार कर लिया। द्वितीय स्वरूप के हैं सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय का आदेश है, मेमो पर पृष्ठांकन करके तार के माध्यम से परिपत्र के रूप में भेजा जाए तथा स्मरण न कराना पड़े। अब प्रशासकीय पत्रों की भाषा की मुख्य विशेषताएं। इसमें आएगा स्पेशल। मैंने शुद्ध शैली में विनम्रता शिष्टता के साथ सरला को पूर्णता और संक्षिप्तता के अंतर को स्पष्ट किया। शुद्धता व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। शैली तथ्यों को क्रमवार रखते हुए उचित निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। विनम्रता शिष्टाचार सामने वाले के पद को ध्यान में रखकर पत्र लेखन किया जाए। प्रेषित पद में बड़ा हो या छोटा हो तो भी शालीनता आवश्यक। सरलता जटिल वाक्यों की योजना न हो, पत्र को साहित्यिक अभ्यास का माध्यम न बनाया जाए। पूर्णता संदर्भित प्रकरण संबंधित प्रत्येक बात का पूर्ण विवरण हो। संक्षिप्तता अनावश्यक विस्तार से बोधगम्यता प्रभावित होती है और तत्काल कार्यवाही में विलंब होता है। स्पष्टता
द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग से बचें। अब आते हैं शासकीय पत्र का प्रारूप। बात करेंगे गड़बड़ सिंह की वाला। इसमें आएगा संख्या खटे खटे, प्रेषक दीपक गोस्वामी IAS, विशेष सचिव उत्तराखंड शासन सचिव शिक्षा विभाग, सेवा में शिक्षा निदेशक उत्तराखंड शासन, अनुभाग शिक्षा विभाग, संख्या क्रमांक 1, दिनांक खटैक, विषय श्री गड़बड़ सिंह की दक्षता रोक पार करना। महोदय, आपके पत्र संख्या डैश डैश दिनांक डैश डैश के प्रसंग में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने श्री गड़बड़ सिंह प्रवक्ता इतिहास राजकीय महाविद्यालय हरिद्वार को 8,275 के वेतनमान में 8,000 रुपये के स्तर पर दिनांक इतने से डैश डैश से दक्षता रोक पार करने की अनुमति प्रदान करती है। संलग्नक यथोपरि भवदीय DN गोस्वामी IAS, पृष्ठांकन संख्या डैश डैश, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ और कार्यवाही हेतु प्रेषित 1 2 3 और नीचे सबसे आज्ञा से डैश डैश। अर्धशासकीय पत्र एक कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी दूसरे कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु शासकीय कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, सूचना देने, स्पष्टीकरण देने अथवा कार्य को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से लिखा गया पत्र। अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। अर्धशासकीय पत्र संख्या डैश डैश, उत्तराखंड शासन, गृह अनुभाग 1, स्थान डेट, प्रेषक एबएसए IAS, विषय नकली नोटों का चलन। प्रिय महोदय, आगामी अर्धकुंभ के बारे में हम प्राय वार्ता करते रहे हैं। इसमें जुड़ने वाली अपार भीड़ को दृष्टि में रखते हुए असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियां तेज कर सकते हैं। सूत्रों से पता चला है कि एक गिरोह बड़ी मात्रा में 100 रुपए के नकली नोट लेकर नगर में घुस आया है। नंबर 2, इस पत्र का उद्देश्य यह है कि आप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को इस समस्या के प्रति सावधान करते हैं। इससे आगे की योजना का निर्धारण आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से कर सकते हैं। आपका सद्भावी एबएस है। और इस साइड सिंह साहब, पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार, उत्तराखंड। अब आता है अधिसूचना। सरकार द्वारा प्रतिपादित क्रियाओं की जनता को सूचना देने हेतु प्रति सप्ताह राजपत्र गजट में प्रकाशित सूचनाएं ही अधिसूचना कहलाती है। इसके अंतर्गत नए कानूनों की घोषणा, पुराने कानूनों की निरस्तीता संशोधन की सूचना, अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, विभाग परिवर्तन, स्थानांतरण, पदावनति, अवकाश प्राप्ति, निष्कासन आदि सूचनाएं आती हैं। अब लगाते हैं प्रारूप। उत्तराखंड सरकार नियुक्ति विभाग, संख्या डैश डैश, दिनांक डैश डैश, अधिसूचना नियुक्ति। अब आता है लोक सेवा आयोग उत्तराखंड की संस्तुति पर श्रीमती D असवाल को राज्य के शिक्षा विभाग में प्रवर वर्ग के जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर उनके कार्यभार संभालने की तिथि से नियुक्त किया जाता है। पदभार संभालने की तिथि से अगले 2 महीने तक श्रीमती D असवाल सचिवालय में संयुक्त शिक्षा सचिव श्री DNG से संबद्ध रहेगी। आज्ञा से आरे खान, सचिव। संख्या डैश डैश, तद दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और कार्यवाही हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ, महालेखाकार उत्तराखंड, संबंधित अधिकारी श्रीमती D असवाल देहरादून, श्री DNG संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग सचिवालय। आज्ञा से पवेड जोकर, सहायक सचिव। अवध कार्यालय आदेश। इसका प्रयोग किसी कार्यालय के एक अथवा एक से अधिक कर्मचारियों को उनसे संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित करने हेतु होता है। 5 प्रकार के हैं। नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति अथवा पदोन्नति संबंधित, स्थानांतरण की सूचना संबंधित, अवकाश स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करने की सूचना संबंधित, किसी कार्यविधि के परिवर्तन की सूचना संबंधित, किसी प्रशासकीय आदेश के पालन के संबंध में सूचना संबंधित। प्रारूप लेते हैं। संख्या डैश डैश, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक ये निश्चय किया गया है कि भविष्य में बाह्य तथा अज्ञात व्यक्तियों को कार्यालय में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एबएसए अवर सचिव, भारत सरकार। नंबर 1, रेल मंत्रालय के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग। नंबर 2, संबद्ध कर्मचारीगण। कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। इसका प्रयोग शासकीय मंत्रालयों के मध्य सूचना विनिमय अथवा पत्र व्यवहार के संदर्भ में किया जाता है। प्रारूप देखते हैं। भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संख्या डैश डैश, नई दिल्ली, दिनांक डैश डैश। विषय समाचार संबंधित परिवर्तित नई नीति की सूचना। मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि सभी प्रसार भारती के
प्रसार भारती के सभी समाचार प्रभागों को यह सूचित कर दिया जाए कि राजनीतिक समाचारों को तथ्यों की गंभीरता को समझते हुए तथा दृष्टि में वस्तुपरकता लाते हुए प्रसारित करें। इस निर्देश का प्रति केंद्र सजगता से पालन करें। कह गया उप सचिव, भारत सरकार। दूसरी ओर सेवा में निदेशक प्रसार भारती। अब है अनुस्मारक या स्मरण पत्र। उद्देश्य संबोधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का स्मरण कराना तथा उसमें लिखित मामले का महत्व दर्शाते हुए शीघ्र उत्तर मांगना। प्रारूप क्रमांक डैश डैश दिनांक डैश डैश। प्रेषक परीक्षा नियंत्रक हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर। प्रेषित प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय। विषय 2016 की बीए परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों की संख्या। महोदय, कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या डैश डैश दिनांक डैश डैश का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपके महाविद्यालय से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संभाव्य परीक्षार्थियों की संख्या मांगी गई थी। इस विषय में अभी तक जानकारी न प्राप्त होने के कारण आगामी परीक्षा के संबंध में तैयारी के काम रुके हैं। आपसे सादर अनुरोध है कि मामले को वरीयता देकर अपेक्षित सूचना शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। भवदीय परीक्षा नियंत्रक दिनांक। प्रतिलिपि सूचनार्थ और कार्यवाही हेतु प्रेषित सभी संबंध महाविद्यालयों के प्राचार्य। प्रेस विज्ञप्ति। सरकारी सूचना विभाग जन सामान्य को सरकार की नीतियों, कार्यों और निर्णयों से अवगत कराने हेतु समाचार पत्रों प्रकाशन के लिए प्रेस विज्ञप्ति भेजता है। प्रारूप कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। क्रमांक डैश डैश दिनांक डैश डैश। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से संबंधित बीए भाग द्वितीय परीक्षा 2015 की हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा, जो पूर्व में डैश दिनांक को आयोजित की गई थी, उसे रद्द करते हुए पुनः दिनांक डैश को समय प्रातः डैश से डैश तक विश्वविद्यालय के समस्त परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी छात्र या छात्रा को पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा कोई सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डैश डैश कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। टिप्पणी। किसी शासकीय अथवा अशासकीय कार्यालय में लिपिक अथवा सहायक कर्मचारियों द्वारा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत विचाराधीन विषयों को संक्षिप्त विवरण, जिसकी सहायता से अधिकारी उचित निर्णय करने में सुगमता पूर्वक सक्षम होते हैं, टिप्पणी कहलाता है। प्रारूप देखते हैं। विचाराधीन पत्र डीएम का पत्र संख्या डैश दिनांक डैश क्रम संख्या डैश डैश उप सचिव। कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो स्वतः स्पष्ट है। जैसा कि विचाराधीन पत्र में कहा गया है, डैश डैश 2, 3 हस्ताक्षर कह गए दिनांक आलेखक और प्रालेखक। हस्ताक्षर एबेस है। दिनांक अनुभाग अधिकारी। कार्रवाई हेतु कागजों को इधर उधर भेजने वाला आदेश। और फिर हस्ताक्षर येरल है। दिनांक उप सचिव। प्रारूपण सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली पत्र सूचना आदि का कच्चा रूप तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। प्रारूपण दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक प्रारूपण और उन्नत प्रारूपण। प्रारंभिक प्रारूपण इसमें ऐसे पत्र लेखन आते हैं जिन्हें प्रत्येक नया विद्यार्थी सुगमता से सीख सकता है। व्यक्तिगत पत्र, आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र। उन्नत प्रारूपण इसके अंतर्गत समस्त प्रशासकीय पत्रों के प्रकार बताएं। संक्षेपण। संक्षेपण का अर्थ संक्षिप्त अथवा छोटा करना। अतः किसी विस्तृत उद्धरण अथवा व्याख्या में व्यक्त विचारों को अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करना ही कोई आवश्यक बात छूटने न पाए तथा अनावश्यक तत्वों को अलग कर दिया जाए, संक्षेपण कहलाता है। महत्व। व्यापार में, पत्रकारिता में और शासन में। व्यापार में कार्यालय में इतने अधिक पत्र आते हैं कि व्यस्तता के क्षणों में इन सभी का अवलोकन संभव नहीं होता। अतः पत्र का संक्षिप्त रूप ही अधिकारी के समक्ष रखा जाता है। पत्रकारिता में पत्रकार विषय वस्तु को संक्षिप्त करके संपादक को देता है। शासन में नेता वर्ग भी जनता के पत्रों का संक्षिप्त रूप अपने सहयोगी से पढ़वाता है। अध्यापक विद्यार्थी भी उपन्यास, महाकाव्य आदि के संक्षिप्त रूपों का अध्ययन सुविधाजनक समझते हैं। विशेषता की बात आएगी तो प्रशासकीय पत्रों की भाषा वाली विशेषता आएगी इसमें। इसके पश्चात सारणी रूप में लिखने को आए तो 6 स्तंभ बनेंगे। क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संक्षिप्त विषय वस्तु, ये सब लिया जाएगा। और प्रवाह संक्षेपण आए तो अलग से लिखा जाएगा 2 पैराग्राफ में। इसमें आएगा डैश द्वारा डैश को संबोधित अपने पत्र में यह निवेदन किया गया कि तदनुसार डैश ने डैश के लिए अनुरोध किया है, बस।